नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआरक्यूज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 20 में हम आपके लिए 2024 में आयोजित बीपीएससी हेड टीचर के प्रश्नों को लेकर आए हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर जीएस के 75 प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी हेड टीचर में। कल हमने बीपीएससी हेड मास्टर के 100 प्रश्नों को देख लिया था 2 पार्ट में, और यहाँ पर हेड टीचर में बात करें तो यहाँ पर 75 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो आपको उन 75 प्रश्नों को देखना है। साथ में 2 अन्य प्रश्न भी वहाँ पर सेकंड पार्ट से कुछ काम के थे, तो हमने उनको भी इंक्लूड किया है। आप सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और साथ में आप प्रश्नों के जो जवाब है वो लाइव प्रीमियर में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रेडिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेडिस जो होता है, जिसको हम मूली कहते हैं, मूली किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्न, संशोधित तना, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, उसके बाद है बल्ब, संशोधित जड़, मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड रूट क्या आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का? कमेंट कीजिएगा। तो मूली की बात करें, रेडिस की बात करें, तो यह जो है मॉडिफाइड रूट्स में आता है, संशोधित जड़ में आता है। इसके अलावा इसको मूसला जड़ भी कहते हैं, तो याद रखिएगा मूसला जड़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। मरीज है, निदान है, बिल है, चिकित्सक है, उपचार है। यहाँ पर किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाएगा, एक बार विकल्प देख लीजिए। और इस प्रश्न में अगर हम बात करें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मरीज आएगा, और मरीज के बाद मरीज किसके पास जाएगा? तो चिकित्सक के पास जाएगा, यानी 1 गया चिकित्सक के पास, यानी 1 गया 4 के पास। चिकित्सक क्या करेगा? चिकित्सक निदान के लिए कुछ कार्य करेगा, डायग्नोस करेगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर उपचार करेगा, उपचार का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5वें पे उपचार है, तो निदान के बाद उपचार होगा। और सबसे लास्ट में बिल थमा देगा कि भैया इतना बिल हुआ, पे करिए, जाइए। तो मरीज चिकित्सक के पास जाएगा, चिकित्सक निदान करेगा, निदान के पश्चात उपचार करेगा, और अंत में बिल पकड़ा देगा। तो यहाँ पर 1 4 2 5 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1 4 2 5 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है शहरी स्वशासन के बारे में, पंचायत व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक दल बदल के बारे में, भाषाओं के बारे में। तो कमेंट कीजिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, क्या वर्णित है? तो बात करें तो 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे प्रश्न का भी राइट आंसर डी है। पंचायत व्यवस्था के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन से लाया गया था। शहरी स्वशासन के बारे में कहाँ बताया गया? तो 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में ये 74वें संविधान संशोधन से लाया गया था। राजनीतिक दल बदल की बात करें तो राजनीतिक दल बदल के बारे में कहाँ बताया गया है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है, और यह लाया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से। 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 के थे। वहीं 10वां अनुसूची जो आया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से, दल बदल के बारे में इसको कहते हैं। और 9वीं अनुसूची जो आई थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से आई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? मार्मागांव, नवी मंगलोर, चेन्नई, कोचीन। तो कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे से जुड़ा है? पालघाट दर्रे की बात करें तो यह जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। साथ में केरल के पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो केरला के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पालघाट दर्रा जोड़ता है। और कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? तो आंसर है कोचीन एयरपोर्ट। तो चौथे प्रश्न का भी राइट आंसर डी है, कोचीन एयरपोर्ट। 5वें प्रश्न पर आते हैं। एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो एक आपके सामने यहाँ पर एक वर्ग है, और वर्ग के विकर्ण पर यानी कि डायगोनल पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल में बना रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो वर्ग का जो भुजा है ए होता है, ए माना जाता है, तो यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर जो ये विकर्ण आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, तो एक हिसाब से समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। यहाँ पर इतना पोर्शन अगर हम बात करें तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ए है, अगर हम इसे विकर्ण निकालना है, यहाँ पर ये वाली साइड अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, ये जो साइड है इसको हम ए सी मान लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। ए सी बराबर हो गया √2a, तो ए सी बराबर 2 रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सी का मान हमें √2a मिल गया। अगर हमारे पास ये जो त्रिभुज था, ये समबाहु त्रिभुज था, अगर यहाँ पर √2a मान ए सी का आया है तो इसका मतलब ए बी का मान भी कितना हो जाएगा, √2a। बी सी का मान कितना हो जाएगा, √2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की। तो इसका मतलब है कि हमें समबाहु त्रिभुज का भी जो भुजा है उसका माप मिल गया है √2a, और साथ में जो वर्ग का भुजा है वो a है ही। अब हम यहाँ पर रख देते हैं फार्मूले में त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, वर्ग का होता है a स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3/4 और यहाँ पर a की जगह क्या रख देंगे, तो त्रिभुज का जो भुजा निकल के आया है √2a निकल के आया है, तो √2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, a यानी कि साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो √3/4 √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 ही आएगा, 2 ही आएगा, और a का स्क्वायर कर देंगे तो a आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से √3/4 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, a का करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, नीचे a स्क्वायर है ही तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो √3/2 तो पाँचवें में √3/2 आ जाएगा। इसका मतलब है √3/2 यहाँ पर आंसर है। तो पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी, √3/2। छठा प्रश्न आपके काम का नहीं है, करंट अफेयर का है, पहले का है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट अपलिफ्ट ऑफ हिमालयास डेट्स बैक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था, मायोसीन, कार्बोनिफेरस, इयोसीन। तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि इयोसीन में हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। प्राचीन हिमालय का जो प्रथम उत्थान हुआ था वो कब हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है, स्थानीय स्वशासन, संसद, दबाव समूह, राजनीतिक दल। तो बात करें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला तो इसको हम बोलते हैं स्थानीय शासन को। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसी के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को इंश्योर किया गया है, और लोकतंत्र की इसे हम पहली प्रथम पाठशाला मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सबसे पहले अगर कहीं स्टार्ट हो तो वो ज़मीनी स्तर से स्टार्ट हो, और ज़मीनी स्तर पर स्टार्ट होने का मतलब है कि गांव से स्टार्ट हो, ग्रामीण क्षेत्रों से स्टार्ट हो, स्थानीय स्तर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम स्थानीय स्वशासन को हम लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला मानते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। रतौंधी जिसको हम किस विटामिन की कमी से होती है, तो कमेंट कीजिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई का कमेंट कीजिएगा, विटामिन ई का कमेंट कीजिएगा कि जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का वो क्या होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए, बिहार स्पेशल का प्रश्न है, हमने आपको पढ़ाया भी है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए जो आंदोलन चला था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, 1911 में घोषणा किया गया था, 1912 में ऐसा हुआ था। डेट आपको याद है 22 मार्च को
कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को स्वतंत्र बिहार मतलब बिहार अलग बिहार प्रांत अस्तित्व में आया था। तो 1 अप्रैल 1912 को, यहाँ 1912 होना चाहिए था। निर्माण कब हुआ है? 1912 में। 1911 में घोषणा हुआ है। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कौन किस समाचार पत्र के माध्यम से ये काम कर रहे थे? तो द बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स। और आगे चल के इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो बिहारी कर दिया गया था। 1894 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके जो संपादक थे, संपादक जो थे बिहार टाइम्स के, वो थे महेश नारायण, महेश नारायण थे। शुरुआत से ही 1907 तक इन्होंने संपादक रहे, जब तक इनका जीवन रहा। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई, तब फिर दूसरे आए। बाकी जो स्टार्टिंग जो थे यहाँ पर महेश नारायण संपादक थे। संस्थापक कौन थे बिहार टाइम्स के? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रृंखला ABDH में अगला अक्षर क्या होगा? तो A से B आए हैं, B से D आए हैं, D से H आए हैं। तो A से B आए हैं, यानी कि 1 से 2 आए हैं, 2 से 4 आए हैं, 4 से 8 आ गए हैं, 8 से 16 आना पड़ेगा। 16 कौन होता है? तो P होता है। तो P का मान 16 होता है। तो डबल डबल किया जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर P हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से कौन सी घटना अंतिम थी? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत जब आपसे पूछा जाएगा तो 1919 हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन अप्रैल और सितंबर 1916 में। अप्रैल और सितंबर 1916, वर्ष 1916 याद किया जाता है होम रूल आंदोलन के लिए। अप्रैल में तिलक ने स्टार्ट किया था, सितंबर में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 29 से 31 मार्च, 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसलिए सबसे अंतिम घटना हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इस समय। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। ऐसे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आज हमने आपको पिछले दिन हमने आपको मैथ की क्लास में, बेसिक मैथ की क्लास में कराया था। तो किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर यहाँ पर कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो 6 से हम विभाजित कर रहे हैं, 3 शेष बच रहा है। तो जोड़ दीजिए, हमने कहा था 6 और 3 9 कर दीजिए। इसका मतलब है 9 वो संख्या है जिससे हमने विभाजित किया 6 को। तो एक बार गया तो 6 आया, 9 में से 6 गया, 3 रिमाइंडर आया। अब कह रहा है संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित कर दीजिए। तो संख्या 9 है, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। अब 81 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 81 को 6 से विभाजित करने पर 9 था संख्या, 9 का स्क्वायर करना, संख्या का वर्ग। तो 81 को 6 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 2 21, 6 त्रिक 18, 3 आ गया। तो इसका मतलब है 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर, शेषफल हमारा 3 होगा। अगला प्रश्न है 30 सितंबर 1932। 30 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट 30 सितंबर को आप सभी को मालूम है हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? ये आपको मालूम है। संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। अमृतलाल ठक्कर क्या थे? तो ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे। महात्मा गांधी संस्थापक थे। कब स्थापना हुई है हरिजन सेवक संघ की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई है 30 सितंबर 1932 को। पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने की। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके द्वारा नहीं बनता है? अग्नाशय जिसको पैनक्रियास कहते हैं, पेट जिसको हम स्टोमक कहते हैं, लीवर और लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड, तो किसके द्वारा पाचक एंजाइम निर्मित नहीं होता? तो सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो आपको मालूम है सैलिवरी एमाइलेज,
सैलिवरी एमाइलेज निर्मित करता है। स्टोमक की बात कर लें तो स्टोमक पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए। पैनक्रियास की बात कर लें तो पैनक्रियास ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है प्रोटीन के ही पाचन के लिए। तो ट्रिप्सिन जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पैनक्रियास सिक्रीट करता है, स्टोमक सिक्रीट करता है पेप्सिन, और ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं प्रोटीन के पाचन के लिए। और जो एमाइलेज है इसके माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पाचन स्टार्ट होता है। लीवर की बात करें तो लीवर यहाँ पर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पाचक एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, पाचक एंजाइम निर्मित नहीं करता है। और बाइल जूस इकट्ठा कहाँ होता है? तो ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित में स्थित है? तो करंट अफेयर का प्रश्न है ये। आंसर इसका यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। TRE 1 में भी ये सेम सवाल पूछा गया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? भाग 6, भाग 9A, भाग 9, भाग 11। तो भाग 12 क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो आंसर है भाग 9। भाग 9 यहाँ पर ध्यान रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 9A की बात कर ले तो नगर पालिका से, यानी शहरी स्वशासन से, तो नगर पालिका से संबंधित है 9A। और 9 जो संबंधित है वो है पंचायती राज से। अगला प्रश्न आपके सामने है, 0.06 का होल स्क्वायर जी प्लस 0.47 का होल स्क्वायर, 0.079 का होल स्क्वायर, 0.006 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है आपको। और ये थोड़ा सॉल्व करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपको जो PRT का मैथ वाला ग्रुप है वहाँ पर हम आपको भेज देंगे। तो PRT का जो मैथ वाला ग्रुप है, GS का मैथ और GS मैथ का जो ग्रुप है वहाँ पर इसको हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है 18वें प्रश्न का वो है 100 है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित किया है? तो यहाँ पर बात करें तो बांदीकूट नाम का रोबोट स्टार्ट किया था केरल सरकार ने। किसके लिए? तो रोबोटिक मैनहोल सफाई करने के लिए। तो रोबोटिक तरीके से जो मैनहोल्स होते हैं, जो गटर होते हैं, उनकी सफाई के लिए, और इसका जो नाम रखा था बांदीकूट रखा था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 3 पार्टियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनी थी, और ये इसके संस्थापक कौन थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पर विकल्प में है आपको। तो फूलन प्रसाद वर्मा के साथ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1931 में। फिर आपसे पूछता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी मई 1934 में, पटना में हुई थी। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार में बनी, पटना में बनी, उसी को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी BCSP बोलते हैं, मई 1934 पटना में। फिर आता है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ये बनी है 22 और 23 अक्टूबर को बॉम्बे में मीटिंग हुई थी। तो बॉम्बे में मीटिंग हुआ था 22-23 अक्टूबर को। ऑल इंडिया लेवल पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 22-23 अक्टूबर को। इसके जो अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव जो बने थे वो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये पार्टी बनी थी 1931 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन से पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? फैट, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। तो यहाँ पर बात करें फैट, स्टार्च, प्रोटीन, ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पौधों में मौजूद हो लेकिन जानवरों में नहीं होना चाहिए। तो वैसे आप देखते हैं कि पौधों में क्या होता है, एक तो आप जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल से संबंधित डिफरेंस पढ़ते हैं। एक तो वो हो गया, कमेंट कीजिएगा कि पौधों में और जानवरों में क्या फ़र्क होता है जो सेल होता है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बात करें, जो सेलुलोज होता है ये जानवरों में नहीं मौजूद होता है, पौधों में मौजूद होता है, जानवरों में मौजूद नहीं होता है। तो 21 प्रश्न का आंसर C है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये भी आपके काम का नहीं है, करंट अफेयर का बहुत पहले का प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो भारत के जो प्रमुख कोयला निक्षेप हैं वो किस क्रम में पाए जाते हैं? विंध्यन क्रम, क्रिटेशियस क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम। तो बात करें भारत के जो प्रमुख कोयला निक्षेप हैं वो गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं। 98 से 99% जो भारत का कोयला है वो गोंडवाना क्रम का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, तो एक यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 1/√9 माइनस ये है, तो आप इसका रेसिप्रोकल से कर दीजिए, यानी कि यहाँ माइनस है तो √9 + 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब होगा क्या कि ये a - b a + b, a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो ऊपर तो √9 + 8 रहेगा ही, नीचे क्या होगा √9 का स्क्वायर, a² - b², तो √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस b² यानी √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। इसका मतलब टोटल इसका इतना हमने सॉल्व किया तो कितना बचा, √9 + √8। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो √8 + का 7, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये √7 - √6 है, इसको अलग से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर √7 + √6। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, √6 - √5, इसको भी जब अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया था तो √6 + 5, और यहाँ पर √5 + √4 इसी प्रकार से। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सब कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो √9 + √4 बचेगा, √9 + √4 बचेगा। √9 को 3 लिखते हैं, √4 को 2, 3 और 2 5, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? MC सीतलवाड़, BN राव, डॉक्टर KM मुंशी, BC चटर्जी। कौन थे? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डॉक्टर BN राव। पढ़ा है आपने, पढ़ाया भी गया है। ए का मान 26 है, सन का 27 है, तो कैट का मान यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है, ए का मान 26 कर दिया गया है। ए का मान होता है कितना उल्टा, A1 होता है। 26 किसका होता है, तो जेड का होता है। इसका मतलब है ए का उल्टा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से सन का भी उल्टा कर दिया, यानी एस का उल्टा कर दिया गया, यू का उल्टा कर दिया, एन का उल्टा कर दिया, उनको जोड़ लिया गया, 27 आया। कैट का भी हम ऐसे ही करेंगे। कैट का उल्टा होता है एक्स। जब आप ABCD से लेकर M तक बना लेंगे और नीचे फिर N से लेकर Z तक बना लेंगे तो आपको उस तरीके से क्रम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ABCDEFGHIJKLM, M के नीचे N आता है, OPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर C की जगह आपको क्या रखना, X रखना है, तो C की जगह X का मान 24 होता है। A का मान Z रखना, तो Z का मान 26 है। T का मान 20 होता है, लेकिन यहाँ आपको G का रखना पड़ेगा, G का 7 होता है। तो 24, 26, 50 और 7 57, तो 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। तो जो फैंसी खिलौने होते हैं उसमें कौन सा लाइट यहाँ पर, या कौन सा तरंग या कौन सा प्रकाश यहाँ पर उत्सर्जित होता है? रेडियो तरंग, UV किरण, दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड तरंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाश होता है, तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड जो लगा होता है, LED लगा होता है, वो क्या उत्सर्जित करता है? तो दृश्यमान प्रकाश। तो 27 का जो राइट आंसर है वो सी है, दृश्यमान प्रकाश। एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो टीवी के रिमोट होते हैं, उसमें जो लाल कलर का जलता है तो उसमें कौन सा तरंग निकलता है? अनुक्रम 2, 5, 16, 65 में लुप्त पद कौन सा है? तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 दूनी 4 प्लस का 1 कर दिया गया, 5 हो गया है। फिर 5 दिया 15 और एक 16 कर दिया गया है। फिर 16 × 4 कर दिया गया और एक जोड़ लिया गया 65। फिर 65 × 5 कर दिया जाएगा, एक जोड़ लीजिए, तो 65 पंचे 325 और एक 326, 326 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? 1921 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। BPSC ने पहले आंसर गलत दिया था, बाद में इसको चेंज किया।
तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर है विनोबा भावे। तो सत्याग्रह आश्रम वर्धा में विनोबा भावे जी ने 1921 में स्टार्ट किया था, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था? तो 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, सेनाएं त्रिभुज और बलवान वर्ग के तुल्य है, तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करती है? तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है वो जो है 1 से अधिक माना गया है, 1 से अधिक माना गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे हिसाब से जो होना चाहिए था बेटर आंसर वो 4 होना चाहिए था। यहाँ पर बलवान सैनिकों को पूछा गया है, तो लंबा जो है वृत्त के समतुल्य है, यानी जो सर्किल दिखा रहा है किसको दिखा रहा है? लंबे को दिखा रहा है। सेनाएं त्रिभुज को, ये सेना दिखा रहा है, और बलवान जो है वर्ग को। अब यहाँ पर क्या बताना? बलवान सैनिक, तो बलवान सैनिक जो है त्रिभुज और वर्ग का मिलाकर बनेगा, तो कुल मिलाकर। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका पूरा क्या है? ये वृत्त है और ये लंबा के समतुल्य है। तो चूंकि बलवान सैनिक आपसे पूछा गया है, अब बलवान सैनिक कोई जरूरत होने कि लंबे होंगे, और बलवान सैनिक ही पूछा गया, तो ज़्यादा बेटर आंसर यहाँ पर 4 होता। पहले 4 आंसर माना था, लेकिन इस बार आंसर यहाँ पर 4 और 7 के वजह से उपयुक्त में से यहाँ पर ई आंसर माना गया है आयोग के द्वारा। त्रुटि रह गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे 31 में आंसर ई माना है। जो पहले आंसर डी माना था, अभी आंसर ई माना गया है। आप बताइएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, आपको पढ़ाया भी गया। बताइए, बंधुत्व है क्या? आपको बताना नहीं है। व्यक्ति की गरिमा, संघीय, न्याय आदि। तो क्या होगा यहाँ पर? संघीय को फेडरल कहते हैं, तो बात करें तो संघीय या फेडरल जो शब्द है ये आपका प्रस्तावना में नहीं है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है, व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी बताया गया है, न्याय 3 प्रकार के न्याय के बारे में भी बताया गया, जस्टिस, और संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेटर के 10 मैचों का औसत 38.9 था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो योग हो जाएगा 389। पहले 6 मैचों का औसत कितना है? तो 42 है, तो 42 गुणे 6 कर दीजिए, योग आ जाएगा 252। इनको माइनस कर दीजिएगा तो 4 मैचों का जो योग है वो आ जाएगा। तो 4 मैचों का योग कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 137। यानी 4 मैच में उसके टोटल रन कितने हैं? 137। 4 मैच में उसका जो योग है 137 है, तो एक मैच का कितना हो जाएगा? यानी अंतिम 4 मैचों का जो औसत हो जाएगा, तो 137/4 कर दीजिएगा, तो 34.25 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है गुर्दा को, किडनी को, दांत को, दिमाग को, यकृत को। तो फ्लोराइड पोल्यूशन जो होता है किसको प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है दांत और हड्डियों को। तो ध्यान रखिएगा, दांत और हड्डियों को फ्लोराइड पोल्यूशन प्रभावित करता है। जब दांत में ज़्यादा दिक्कत होता है तब इसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, और ये फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। तो दांत यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? कश्मीर घाटी, मालवा पठार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, लद्दाख प्रदेश। क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो दिए गए विकल्पों की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम जो बारिश होती है वो होती है लद्दाख प्रदेश में। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो याद रखिएगा, हमने एक आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जिसमें आपको जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताया है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी आपको बिहार स्पेशल की क्लासेस में आपको जितना भी वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो 36 का पहले आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उत्तर बिहार की, नॉर्थ बिहार की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो CWG से प्रदर्शित की जाती है। तो CWG यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अबुल कलाम आज़ाद द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भीमराव अम्बेडकर मूक नायक, लाला लाजपत राय हैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन चिरोल इंडियन अनरेस्ट, सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन।
तो यहाँ पर बात करें तो ए ही सुमेलित नहीं है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। तो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम कमेंट कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो मूक नायक है। लाला लाजपत राय की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया है। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। सचिन नाथ सान्याल की फेमस पुस्तक है बंदी जीवन। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं था? तो आंसर था ए, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू का पुत्र है, आर क्यू की बहन है, को पुत्र एस और पुत्री टी है, यू एस का मामा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित होगा? तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो पी क्यू का पुत्र है, तो पी जो है पुत्र है किसका? क्यू का। आर क्यू की बहन है, तो आर जो है यानी महिला हो जाएगी, क्यू की बहन है। और इनको पुत्र एस और पुत्री टी है। इनको कौन पुत्र है? तो पुत्र एस है, एस प्लस से हो जाएंगे, और पुत्री टी है तो यहाँ पर बहन हो जाएंगी ये माइनस से। यू एस का मामा है, यानी कि आर का भाई होगा। अगर यू एस का मामा है तो आर का क्या होगा? भाई होगा, माँ का भाई होगा। तो यहाँ पर एस आ जाएंगे। पी का, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है। यू एस का मामा है। पी का एस से किस प्रकार संबंध है? पी और एस का संबंध पूछा जा रहा है। भांजा होगा, भांजा तो हो नहीं सकता क्योंकि बराबर पे है, यानी भाई भाई वाले लेवल पे है। सगे भाई भी नहीं है तो भाई तो होगा नहीं। चचेरा भाई दिया गया है, चाचा भी नहीं हो सकता। तो आपका जो सही सबसे सही आंसर है वो चचेरा भाई है, कजिन है। तो यहाँ पर पी और एस क्या है? कजिन है, चचेरे भाई हैं। तो चचेरा भाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न नंबर डिलीट कर दिया गया था, कुछ इसमें त्रुटि थी, नाम में कुछ त्रुटि थी तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। आपके काम का भी नहीं है कुछ खास। 2017 में ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत का मिशन पूछ लिया गया था, शिल्पा शेट्टी जी थी, काम का नहीं है ये भी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है? आँख, गला, कान, नाक। अब इससे आसान प्रश्न क्या मिलेगा? कुछ पूछता कि जो है किस लेंस से ये ठीक होता, तो भी सही था। तो किस लेंस से मायोपिया ठीक होता है? अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। एक भिन्न के अंश और हर के बीच में अंतर 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न एक सही 1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात करिए। तो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। 2 सही 1/4 आंसर है। 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो 9/4 यहाँ पर आपके सामने फ्रैक्शन है। 5 अंतर 5 का है तो 9 और 4 का अंतर कितना है? 5 का है, सेटिस्फाई कर रहा है। हर में 5 जोड़िए तो 9 में, और 4 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9/9 यानी कि 1। तो यहाँ पर जो 5 जोड़ने पर भिन्न एक सही 1/4 से कम हो गया है। तो एक सही 1/4 कितना होता है? तो 5/4। तो 9/4 में से एक 9/4 से 1 पर पहुँच गया, तो 9/4 और 1 का डिफरेंस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 इधर चला जाएगा, तो 9 - 4/4। तो ये 5/4, इसका मतलब है 2 सही 1/4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। गदर पार्टी का पत्र गदर था, पाक्षिक पत्र था, दैनिक पत्र था, मासिक था, साप्ताहिक था? देखिए इतना गदर पार्टी के पीछे कहते हैं कि बीपीएससी एकदम से पागल है, कहीं से भी आपको प्रश्न नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए जिन भी टॉपिक से आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको डिटेल से पढ़ना होता है। गदर पार्टी की बात करें तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना किया गया था। संस्थापक कमेंट कीजिएगा, कौन थे संस्थापक गदर पार्टी के? 1913 में। साप्ताहिक पत्र निकालते थे गदर, और ये जो है सबसे पहले किस भाषा में निकला था? तो उर्दू में निकला था। आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी इसको निकाला गया था। कार और वाहन में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है? एयर ब्लोअर के द्वारा, रेडिएटर के द्वारा, एयर कंडीशनर के द्वारा, तेल के द्वारा। तो कार और वाहन में इंजन की जो कूलिंग होती है वो रेडिएटर के द्वारा होती है। ये रेडिएटर का काम ही होता है कि गर्मी को रेडिएट करना, उसको दूर फेंकना। तो रेडिएटर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है
सी 8 मई। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है तो इसलिए दोबारा से भी पूछा जा सकता है। 8 मई को मनाया जाता है। 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। तो 5 रेखाएं हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास आपको मालूम है काली मृदा में होता है, काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी के लिए हमें कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है? तो दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार या दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार या दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो एपॉक्सी रीजन जो आपने फेविकोल देखते हैं, फेविकोल में जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ रेजिन वगैरह, एडहेसिव वगैरह लिखा रहता है शब्द वगैरह। तो एपॉक्सी रेजिन का जो उपयोग होता है वो हम चिपकाने में करते हैं, जैसे फेविकोल वगैरह होता है तो ये सब काम किस में होता है? चिपकाने में। जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है ये। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो बीपीएससी ने आंसर माना है वो माना है सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने बोला था कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स का ये स्टेटमेंट था, याद रखिएगा। बीपीएससी ने राइट आंसर सर स्टेफर्ड क्रिप्स माना है। 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग अखबार वाई पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो 40% लोग अगर एक्स पढ़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30, 30 और 10 40 हो जाएगा। और वाई जो है 50% पढ़ते हैं तो 10 इधर है ही तो 40 इधर कर दीजिए, तो 10 और 40 ही ओवरऑल 50 हो गया और ये ओवरऑल 40 हो गया। टोटल कितना हो गया? और यहाँ पर पूछा कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो 100 में से माइनस कर दीजिए इनको जोड़कर, 30 + 10 + 40 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 100 - 80 20%। तो 20% जो आबादी है वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बहुत अच्छा बिहार स्पेशल का प्रश्न है। तो कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यहाँ पुनपुन कर लीजिए, इंग्लिश में ठीक है पुनपुन लिखा हुआ, हिंदी में थोड़ा सा त्रुटि हो गया। तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पढ़ा है आपने, आपको हमने कराया भी था पहले। प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है किस में तेज हो जाएगी? अंधेरे में हो जाएगी तेज, सफ़ेद प्रकाश में हो जाएगी, नीले प्रकाश में हो जाएगी, लाल प्रकाश में हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो रेड लाइट में, लाल प्रकाश में तेज हो जाता है। कारण क्या होता है तेज होने का? तो रेड लाइट जो होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा जो रेड लाइट होता है उसका जो अवशोषण होता है वो सर्वाधिक होता है। तो क्लोरोफिल रेड लाइट का जो अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो अधिकतम करता है। अन्य जो कलर हैं नीला, सफ़ेद, इन सब के कलर में तुलना में अवशोषण रेड लाइट का सर्वाधिक करता है, अधिकतम करता है। इस वजह से लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देश और संसद मिलाया गया है। यहाँ पर आंसर नन ऑफ दीज मान लिया गया है। कारण क्या था कि नेपाल का जो संसद का नाम है उसका नाम है फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट। और यहाँ पर चूंकि विकल्प में कहीं दिया नहीं था तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ही नन ऑफ दीज मान लिया है। जबकि ऐसे प्रश्न को क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन आयोग महान है, बाकी ये प्रश्न उतना ज़्यादा काम का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कारपेट से TCE-APR हो गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको समझना है कि कारपेट है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जो पहला लेटर है वो दूसरे पे शिफ्ट हो गया, दूसरा वो चौथे पे चला गया, तीसरा छठे पे। तो पहला दूसरे पे, दूसरा चौथे पे, तीसरा छठे पे, यही क्रम आपको लगाना है। अब यहाँ पे क्या है? LNAANTOI। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? तो N है यहाँ पे चला जाएगा, पहला दूसरे पे या दूसरा पहले पे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, दूसरा चौथे पे या चौथा दूसरे पे, तो NA हो जाएगा।
फिर उसके बाद टी यहाँ पर आ जाएगा, NaT आ जाएगा, फिर यहाँ पर आई आ जाएगा इसी प्रकार से। तो NaTi कहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको, और यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा इस प्रश्न का नेशनल आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। कब चुने गए थे? तो कलकत्ता का स्पेशल अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। गांधी जी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, आपने बचपन से ही पढ़ा है। कहाँ हुआ है? पोरबंदर में। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था, तो भगत सिंह उस समय जीवित ही नहीं थे, शहादत हासिल हो गया था 1931 में ही इनको। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना गठन किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब किया था? ये किया था 1939 में। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, मदुरई। तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कहाँ पे इतना ज़्यादा कपड़े का प्रोडक्शन होता है? तो आंसर है कोयम्बटूर। तो 56 का जो राइट आंसर है कोयम्बटूर है। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? तो भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय यानी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो सैनिक स्कूल खोला गया है, ये खोला गया है वृंदावन में। 57 का आंसर यहाँ पर सी है। करंट अफेयर का प्रश्न था। इनसैट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? PRE 3.0 में, PRT में एक सवाल पूछा गया था, इनसैट 3DS, इनसैट 3DS, यहाँ 3D है, पूछा गया था आपसे इनसैट 3DS। ये 2013 के आसपास लॉन्च किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कोई भी नहीं है क्योंकि 3D लिखा है। और आपसे क्या पूछा गया था? 3DS। जो 3DS लॉन्च किया गया था ये 17 या 18 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। डेट हमें याद नहीं है 17 फरवरी था कि 18 फरवरी था, एक बार देख लीजिएगा। और ये आपसे पूछा गया था BPSC TRE 3.0 PRT में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से प्रश्न आपको हो सकता है एग्जामिनर को क्लिक कर गया हो, इनसेट 3DS पूछ लिया। और यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन जो दिए गए हैं ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इनसेट 3DS के ही हिसाब से दिए गए हैं, 3DS के ही हिसाब से दिए गए हैं। तो ये मौसम उपग्रह थे, वेदर सैटेलाइट थे। और इनसैट 3D की बात करें तो यहाँ पर नन ऑफ दिस माना। क्यों माना? क्योंकि ये 2013 में लॉन्च हुए थे। और यहाँ पर 3DS जो है ये 17 फरवरी है शायद, जो 3DS है 17 या 18 फरवरी, एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आपसे BPSC TRE में पूछा गया था PRT में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर है? तो सेमीकंडक्टर आपने दो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? सोना, चांदी, ग्लास ये तो नहीं, सिलिकॉन आपने पढ़ा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो जो रेनकोट और टेंट के जो वाटरप्रूफ गुण होते हैं यानी पानी उसमें से पास नहीं होता है, तो किसके कारण होते हैं? श्यानता की वजह से, विशिष्ट गुरुत्व की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से, सतह तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। तो रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण जो होते हैं ये सतह तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। बढ़िया प्रश्न याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू साहित्य में 2023 में अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये सादिका नवाब को दिया गया था। अब संभावनाएं बहुत कम है कि इस सवाल को एग्जैक्टली पूछा जाएगा, 2024 का भले आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 61 में सी है। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर भेजी जाती है, 100 रुपये का है, 5% के लाभ पे भेजा गया तो कितने बेचा गया? 105 रुपये में। 5% की हानि पर बेचिएगा तो 100 रुपये है, 5% की हानि करा दीजिए तो यानी कि 95 में बेचा गया। कितने का डिफरेंस है? तो 95 माइनस 105, तो 105 माइनस 95 कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 10 का। और 15 रुपये का अधिक प्राप्ति हुआ है। ओवरऑल डिफरेंस कितना है? 5% लाभ और 5% हानि बेचने पे 15 रुपये। तो 10 का मान कितना है? 15 है। तो 10 का मान जब 15 है, 10 का मान जब 15 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15/10 यानी कि 1.5। तो 1 का मान हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 100 का मान आपको पूछा, लागत मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो 100 का मान निकाल लीजिए तो 1.5 गुणे 100 कर दीजिए, 150 हो जाएगा। तो 150
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप समझ सकते थे कि 150 रुपये को चेक कर सकते हैं, 5% बढ़ा दीजिएगा तो 157.5 प्राप्त होगा, 5% घटा दीजिएगा तो 142.5 प्राप्त होगा। दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा तो 15 रुपये डिफरेंस है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की व्यवस्था नहीं है? अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, संसदीय एवं गणतंत्रात्मक, प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक, संसदीय एवं संघीय। तो भारत का राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अध्यक्षीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम राष्ट्रपति का नहीं होता है। बाकी संसदीय गणतंत्रात्मक सही है, ये सभी सही है, तो ए नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों से गुजरता है? तो ये आंसर है यहाँ पर 64 का ए, NH3, नेशनल हाईवे 3। सर्किल को DKUFNF के रूप में कोडित किया जाता है, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा? 65 का जवाब कमेंट कीजिएगा, कोड बना लीजिएगा, आराम से सवाल हो जाएगा। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है TSXDTF। बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम इसको सेंड कर देंगे। बाकी जो एक क्वेश्चन पहले रह गया उसको भी हम लास्ट में सॉल्व करा देंगे, तो जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 बनारस अधिवेशन के थे। बाल गंगाधर तिलक तो थे ही नहीं कभी, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 1906 में कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल क्या है? तो पेट में कौन सा अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल होता है? आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही आपका सवाल 17वीं BPSC में भी पूछा गया था। तो प्रश्न आपके घूम घूम के इधर से उधर आते रहेंगे, यही आपका शिक्षक भर्ती में भी पूछ लिया जाएगा। तो मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न आपका है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी पूछ रहा है। 2 के रूप में हम 8 को लिखेंगे, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ 15 है, यानी 15 है तो पावर 1 लगा है, जब 3 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो 15×3 = 45। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, वैसे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो 15 के लिए हमने 2 साल और 8 साल यहाँ पर पूछा गया, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाता 15 साल में, तो 8 गुना यानी 2 के पावर 3, यहाँ पे 1 था तो 15 × 1 है, यहाँ 3 है तो 15 × 3 कर दीजिए, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो ये आपको अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, श्रीलंका पाकिस्तान मेजबान थे। प्रक्रिया जिससे ऑक्सीजन को हटाया जाता है, तो बात करें यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, ये तो होगा नहीं। 70 का क्या आंसर होगा? तो 70 का जो राइट आंसर है अवकरण। अवकरण को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन आंसर हो जाएगा अवकरण। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 13 यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के बारे में आप जानते ही हैं। प्रश्न है, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो आदमी पूर्व की ओर कितना चला है? 1 किलोमीटर चला है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। यहाँ 1 है, दक्षिण की तरफ 5 है। फिर उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा है, 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद कहाँ गया? उत्तर की ओर मुड़ा, 9 किलोमीटर चला। तो ये 5 यहाँ तक 5 हो जाएगा, यहाँ तक 4 हो जाएगा। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। और पूछा है कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना है, तो टोटल ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 4 5 होता है ना,
याद हो गया होगा अब तो आपको, तो 3 4 5, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो 73 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार में जो जोत के आकार हैं निम्नलिखित राज्यों में अगर तुलना किया जाए तो बिहार में जो जोत का आकार है याद रखिएगा 0.39 हेक्टेयर। ये बीपीएससी ने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है, तो 0.39 हेक्टेयर बिहार का है, याद रखिएगा। बाकी और सबका याद करने की आपको जरूरत नहीं है। 74 प्रश्न आपके काम का नहीं है। सेरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी बताइए, निम्न में से किसका अध्ययन है? छिपकलियों का, मच्छरों का, काकरोचों का, चमगादड़ का। तो सेरोलॉजी जो होता है साउरोलॉजी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में बोलते हैं साउरोलॉजी। तो जो साउरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन होता है, एक होता है सेरोलॉजी, एक होता है सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी जो होता है ये ब्लड सीरम का, तो जो ब्लड सीरम का जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी होता है। साउरोलॉजी देख लीजिए इंग्लिश नाम साउरोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा ये लिजर्ड से, छिपकलियों से रिलेटेड होता है। आइए उस मैथ वाले प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पहले स्टेप में क्या करेंगे, दशमलव हटा के नीचे जो है चेंज कर दीजिए, तो 0.06 है, दशमलव हटा देंगे तो 6/100 हो जाएगा। तो 6/100 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6/100 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाहर स्क्वायर है ही। 47/100 हो जाएगा, तो 100 को 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, बाहर स्क्वायर है ही। फिर 0.79 है, तो 79 अपान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, इतना हो गया। नीचे आप देखेंगे तो 6/10 के पावर 3 हो जाएगा, 1000 होने की वजह से 10 के पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 47/10 के पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर चल रहे हैं। और ये 79 अपान 10 के पावर 4 हो जाएगा ये, तो 10 के पावर 4 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनको हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ऐसे 47 का स्क्वायर होगा तो नीचे 10 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो 6 का स्क्वायर अपान 10 के पावर 4 हो जाएगा, 47 स्क्वायर अपान 10 के पावर 4 हो जाएगा, 79 का स्क्वायर अपान 10 के पावर 6 हो जाएगा। बटे में देखेंगे तो 6 का स्क्वायर बटे 10 के पावर 6, 47 का स्क्वायर बटे 10 के पावर 6, फिर 79 10 के पावर 8। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/1/10 के स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यानी 100 यहाँ पे 1/100 यहाँ पर बाहर कर लीजिएगा, तो आपको ऊपर वाला सेम संख्या जो है नीचे मिल जाएगी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे तो देख लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास है 6 स्क्वायर 10 के पावर 4, 47 का स्क्वायर 10 के पावर 4 प्लस 79 का स्क्वायर 10 के पावर 6, ये है हमारे पास। और नीचे यहाँ पर हमने 1/10 का स्क्वायर बाहर कर लिया, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर 10 के पावर 4, 47 का स्क्वायर 10 के पावर 4 और 79 का स्क्वायर अपान 10 के पावर 6। 2 4 6 हो जाता, 2 4 6 हो जाता, 2 6 8 हो जाता। मल्टीप्लाई होने पर पावर्स जुड़ जाते हैं, तो ये आपका कट गया, सेम है। तो यहाँ पे आपका ऊपर तो 1 बचा, नीचे भी आपका 1/100 बचा, 100 ऊपर चला जाएगा तो आपका ओवरऑल आंसर 100 आ जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे, और शाम में इवनिंग में मिलेंगे। आपका मैथ का क्लास आएगा, बेसिक मैथ का अगला क्लास आएगा, और साथ में संडे के टेस्ट के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिए। 2:30 बजे से आपका टेस्ट होगा, 2:30 बजे से 5 बजे टेस्ट होगा। पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए 140 प्रश्न यहाँ पर करने रहेंगे। पीआरटी के अभ्यर्थी जीएस आप लोग के लिए अच्छा खासा रहेगा। मैथ के बस 8 प्रश्न होंगे, तो सभी अभ्यर्थी आइए, शामिल होइए टेस्ट में। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।